मेरी शादी के बस 2 साल हुए थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जीने की वजह ही खत्म हो गई। लेकिन दिल में तब भी एक उम्मीद थी कि वो वापस जरूर आएगी, लेकिन अब तो उसने दूसरी शादी भी कर ली है। फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल का सर्जन हूँ। मैंने जानबूझकर अपनी ड्यूटी नाइट में शिफ्ट में करवाया था, ताकि मैं भीड़ भाड़ से दूर रहूं। मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अपनी मनीषा से बहुत प्यार करता था, और उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। क्या हो गया अगर वो थोड़ी सी बेवफा निकल गई तो मैं तो उससे कभी बेवफाई नहीं करूंगा। वो मुझे कॉलेज के समय से ही जानती थी। शादी के बाद वो बस 2 साल तक मेरे साथ रही, और हमारा एक बच्चा भी था जो 2 महीने तक ही जीवित रह पाया था। हमारे बच्चे के मरने के बाद मनीषा को बहुत सदमा भी लगा। मैंने उसको खुश रखने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। लगता है उसको मुझसे भी अच्छा जीवन साथी मिल गया होगा, तभी तो मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं वो अलग होने की जिद क्यों करने लगी थी। मैंने भी उसे 2 महीने के अंदर ही हमारे रिश्ते से आज़ाद कर दिया था। अब तो हमारे डिवोर्स के भी 5 महीने हो गए हैं। उस बेवफा से अलग होकर तो मैं एक जिंदा लाश बन चुका हूँ। एक ऐसी लाश जो सिर्फ चल फिर सकती है, जिसमें रूह होने की वजह से दफनाया भी नहीं जा सकता। पता नहीं ये कमबख्त रूह कब मेरा साथ छोड़ेगी और कब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। 20 नवंबर को रोज की तरह उस दिन भी मैं उदास मन के साथ अपने जॉब पर पहुंचा। एक ईमानदार डॉक्टर की तरह मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा था। हॉस्पिटल में पहुंचा तो पता चला एक इमरजेंसी केस चल रहा था। मुझे उसके लिए जल्दी बुलाया भी गया था, लेकिन किसी काम की वजह से मैं आ नहीं पाया। हॉस्पिटल के स्टाफ से पता चला कि एक औरत और उसका पति फ्लाईओवर पर एक ट्रक के चपेट में आ गए थे, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। जब तक उसे लाया गया तब तक औरत लगभग मर चुकी थी, लेकिन उसके पति को बचाया जा चुका था। अब से मेरी ड्यूटी थी। ओवर लेने के बाद मैं थोड़ी देर अपने केबिन में बैठा और पानी पीकर आई CU में चला गया। अभी तक दोनों के घर वाले नहीं पहुंचे थे। उस औरत को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुके थे। लगभग 11 बजे तक सारे पेशेंट को देखने के बाद मैं अपने केबिन में चला गया। मैं सोच रहा था, पता नहीं मेरी किस्मत कब ऐसी होगी कि उस औरत की तरह मेरी रूह भी मुझे अकेला छोड़ दे और मैं चैन की नींद सोता रहूं हमेशा के लिए। उतने में दूसरे डॉक्टर उस केबिन में आए और मुझसे बोले, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है? हम तो कमबख्त यहीं पर हैं, पर साली समय बदल गई है। आजकल तो डॉक्टर साहब बहुत शेरो शायरियाँ करने लगे हैं। वैसे ये आप पर बहुत जचता है। डॉक्टर साहब, जिंदगी बहुत लंबी है। कितना भी अकेले रहो, किसी न किसी मोड़ पर एक जीवन साथी की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए कहता हूँ, अपना अतीत भूलकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कीजिए। अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप जैसे के लिए तो सैकड़ों दूसरी मनीषा मिल जाएगी, बल्कि उससे बेहतर मिलेगी। उतने में इमरजेंसी का हॉर्न बजा। बाहर निकलने पर पता चला कि फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुए पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा था। उस पेशेंट का दोबारा छोटा ऑपरेशन होना था। उसका ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब अपने केबिन की तरफ आते हैं। रात होने की वजह से हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्यादातर डॉक्टर्स रूम में बैठे हुए थे, और मैंने भी अपना पानी का बोतल और डिनर लेकर उसी रूम में चले गए। लेकिन रास्ते में ही थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। तब तक उन्होंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर ली थी, लेकिन जैसे ही केबिन के पास पहुंचे लाइट दोबारा आ गई। मैंने अपना बोतल और बैग उठाया और केबिन बंद करने के लिए चाबी निकाली। उतने में केबिन में पड़ा पानी का जग टेबल पर गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और सोचने लगा कि ये जग अपने आप कैसे गिर गया। वो पानी फाइल तक जा रहा था। मैंने उस फाइल को पानी से अलग रखा और सफाई वाले को साफ करने के लिए फ़ोन करने लगा। फ़ोन लगाते समय फ़ोन से घर घर की आवाज़ आने लगी थी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चौंककर फ़ोन रख दिया और केबिन बंद करके वापस डॉक्टर्स रूम की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते समय ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई साथ साथ चल रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखा। ये एहसास किसी अपने की याद दिला रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कि मेरी मनीषा मेरे साथ चल रही थी। इस बात को अनदेखा करते हुए मैं उस रूम में चला जाता हूँ। वहाँ बैठे अन्य डॉक्टर्स सभी आपस में बातें कर रहे थे। मेरे आने बाद सभी लोग मुझे शादी को लेकर समझाने लगे। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत रहा था, लेकिन मुझे अपने केबिन में गिरे जग पर ध्यान बार बार जा रहा था और उस एहसास की याद आ रही थी जो किसी अपने की याद दिला रही थी।
ऐसे ही बातें करते करते सभी डॉक्टर अपनी जगह पर नींद की झपकी लेने लगते हैं। सुबह 6 बजने के बाद सभी डॉक्टर्स राउंड पर निकलते हैं। मैं भी ICU में जाकर मरीजों को देखने लगता हूँ। उसी समय कल दिन में फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुआ आदमी मनीषा मनीषा करके चिल्लाने लगा था। मैं उसके पास गया और उसे दिलासा देने लगा। मरीज बोला, मेरी पत्नी कहाँ है? उसे बहुत चोट लगी थी, वो ठीक तो है ना? मैंने कहा, काम डाउन, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, सॉरी। हम सब ने बचाने की बहुत कोशिश की थी। वो आदमी अपनी जगह पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। नो नो, वो अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना मनीषा। उतने में एक नर्स आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। फिर मैं अपने केबिन में आया और थोड़ी देर अपनी कुर्सी पर बैठा और उस ICU में रो रहे पेशेंट के बारे में सोचने लगा। क्या मनीषा नाम की सारी औरतें बेवफा होती हैं, जो हम जैसे लोगों को अकेले छोड़कर चली जाती हैं? आज फिर से कोई अपनी मनीषा के लिए तड़प रहा है। इतने में एक दूसरे डॉक्टर आते हैं और अपनी ड्यूटी लेते हैं और मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद अपने बैग को हैंगर पर टांगा और फ्रेश होने जाते हैं। आने के बाद फ्रीज से जैम निकालकर ब्रेड के साथ नाश्ता करने के बाद टीवी ऑन कर बेड पर लेटकर देखने लग जाते हैं। टीवी देखते देखते हमारी आंखें लग जाती हैं और सो जाता हूँ। लगभग 2 घंटे बाद बहुत घबरा कर उठते हैं और देखते हैं तो टीवी अपने आप बंद हो चुका था। पड़ोस वाले से पता करने पर पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए लाइट गई हुई थी। मैंने आंख बंद करके थोड़ी लंबी सांस लेता हूँ और अपना घर लॉक करके दोबारा हॉस्पिटल चला जाता हूँ। जाते ही रिसेप्शन पर बैठे लड़के से पूछा, कल दिन में जितनी डेथ हुई थी उसकी लिस्ट निकालो। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट बहुत आश्चर्य से मुझे देखता है। वो उनके सामने डेथ की लिस्ट निकाल कर रख देता है। कल शाम को जो फ्लेवर पर एक्सीडेंट हुआ था और जो लेडी मरी है, उनका नाम बताओ। रिसेप्शनिस्ट ढूंढ रहा होता है, उतने में वहां पर दूसरे डॉक्टर्स आ जाते हैं और उनसे बातें करने लग जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोला, मनीषा नाम था उस लेडी का। मैंने कहा, उसका कोई एड्रेस है? रिसेप्शनिस्ट, जी सर, पहाड़गंज का है। उसकी डेड बॉडी कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट बोला, सर एवरीथिंग इज ओके, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, कुछ भी ओके नहीं है, मुझे इस औरत की डेड बॉडी देखनी है। रिसेप्शनिस्ट बोला, सर वो तो पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी में रख दी गई है। वैसे सर बात क्या है, तुम ऐसा करो, गार्ड को मोर्चरी के पास भेजो। मैं वहां जा रहा हूँ। तभी डॉक्टर अजय आते हैं जो मेरे अच्छे दोस्त भी थे। रिसेप्शनिस्ट उनको मेरे के बारे में बताते हैं। डॉक्टर अजय मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंच जाते हैं और फिर मैं उनको अपने केबिन में ले जाकर सारी बातें बताता हूँ। डॉक्टर अजय बोले, तो आपको लगता है कल जो मनीषा नाम की लेडी मरी है वो कोई और नहीं, आपकी एक्स वाइफ है? डॉक्टर साहब, एक नाम की हजारों औरतें होती हैं, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो वही मनीषा है। वो आपको छोड़कर जा चुकी हैं, अब आपको भी उसे भूल जाना चाहिए। मैंने कहा, वो वापस आ गई हैं, मैंने उसे कई बार अपने साथ होते हुए महसूस किया है और वो भी एक साए की तरह। वो मेरे सपने में आई थी, मैंने उसकी लाश देखी है इसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर अजय बोले, ये आप क्या बहकी बातें कर रहे हैं? एक डॉक्टर के ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। पहले तो मुझे उसके मरने वाली बात हजम नहीं हुई और अब आत्मा। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं उसकी डेड बॉडी दिखाता हूँ आपको। अरे डॉक्टर साहब, अब आप सपने को बीच में ला रहे हैं। मैंने कहा, अगर मैं गलत हुआ तो आई होप वो जिंदा होगी। ठीक है, चलिए आप भी अपने मन की शंका दूर कर लीजिएगा। दोनों मुर्दा घर में जाते हैं। मेरी कही हुई बातें सच निकली। वो मनीषा नाम की औरत कोई और नहीं, मेरी एक्स वाइफ ही थी। मैं वहीं पर नीचे बैठकर जी भर कर रोया। डॉक्टर अजय भी लाश देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। पहले तो मैं ये सोचकर जी रहा था कि तुम जहां भी हो खुश हो, ठीक हो, लेकिन अब किसके सहारे जीऊंगा? तुमने तो मुझसे वो हक भी छीन लिया है। शायद तुम कभी जान ही नहीं पाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर अजय उनको वहां से बाहर लेकर चले जाते हैं और उन्हें उनके घर तक छोड़ देते हैं। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और बेड पर लेट जाता हूँ और मनीषा के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। उतने देर में घर की बिजली चली जाती है। घर में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, चारों तरफ अंधेरा।
मैं समझ गया कि मनीषा की आत्मा फिर पास आई है। वो फिर से मनीषा के होने का एहसास करने लगते हैं और इस एहसास में इस तरह लीन हो गया कि गहरी नींद आ जाती है। मेरे लिए मनीषा का एहसास होना ही काफ़ी था। मैं आत्माओं में विश्वास करता था। मेरी माँ बचपन के दिनों में अक्सर भूतों, आत्माओं की कहानियाँ सुनाया करती थी और वो मेरे हर सवालों पर एक ही जवाब देती कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ के होने का एहसास कर सकते हैं। मनीषा भी अब मेरे लिए एक एहसास बन गई थी। मैं हर पल उसी एहसास में खोया रहना चाहता था। एक दिन हॉस्पिटल में ऐसे ही बातें करते करते मेरे एक दोस्त ने कह दिया, डॉक्टर साहब, जिंदा थी तो आपके साथ रहना नहीं चाहती थी और मरने के बाद आपके आसपास क्यों भटक रही हैं? उसको अपने आशिक से मन भर तो नहीं गया था ना? इस बात को लेकर मेरी उससे खूब बहस हो गई थी, लेकिन उस वक्त तो उसने सिर्फ मुझसे मजाक ही किया था। लेकिन कोई मनीषा के लिए इस तरह से कुछ कहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। उनकी भी गलती नहीं थी, उन्हें मेरी बातों पर विश्वास भी तो नहीं होता था और सच तो ये था कि मैं उनको समझा भी नहीं पाता था कि मैं उसे कैसे महसूस करता था। खैर, मैंने ये कोशिश करनी भी बंद कर दी थी। एक दिन ऐसे ही मैं बालकनी में बैठा सोच रहा था कि जिस तरह मैं मनीषा को अपने आसपास होने का महसूस करता हूँ, क्या उसका दूसरा पति भी ये सब महसूस करता होगा? क्या मनीषा के मरने के बाद वापस आने का राज सिर्फ मैं ही जानता हूँ? आखिर वो मेरे पास आई ही क्यों, जबकि वो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी? जी तो रहा था मैं, जैसे तैसे आगे भी जी ही लेता। क्यों इतनी हमदर्दी जताने आई हैं दोबारा? ये जो मेरे सवाल थे एकदम जायज़ थे और कहीं ना कहीं ये मेरे मन में भी घर करने लगा था। मैं उससे बातें करना चाहता था, उसको देखना चाहता था, लेकिन पिछले 10 दिनों में सिर्फ मैंने उसकी आहट ही महसूस की थी। शॉक तो मुझे तब लगा जब मुझे घर में वो दवाई मिली। मैं शुरू से ही थोड़ा जासूस टाइप का इंसान रहा हूँ। एक दिन मैंने सोफे वाले को बुलवाया। बुलवाने का कारण था सोफ़ा काफ़ी गंदा हो चुका था। उसे साफ करने के लिए वो सिर्फ ऊपर के कवर निकाल कर ले जा रहे थे। सोफे की सिलाई के पास जो छोटा सा गैप था, उसमें एक दवाई की गोली फंसी हुई थी। ऊपर से किसी के नाखून के निशान भी थे उस पर। शायद कोई निकालने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन दवाई और उसके अंदर धंस चुकी थी। उस गोली का कलर आसपास भी फैला हुआ था। मैंने किचन से एक छोटा पोलोथिन लिया और उसमें उसको डाल दिया। मैंने पहले सोचा कि मनीषा तो बिना मुझसे पूछे एक भी दवाई नहीं खाती थी, और खाती भी थी तो उसे मैं ही दिलवाता था, लेकिन ये दवाई उन सब से काफ़ी अलग थी, इसलिए मैंने उसका टेस्ट करवाने के लिए रख लिया। हालांकि मैं जानता था कि अब इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता था। मैंने अगले दिन हॉस्पिटल जाते ही उस दवाई की गोली को टेस्ट के लिए भेज दिया। सुबह 10 बजे तक मुझे रिपोर्ट भी मिल गई। ये एक ऐसी दवाई थी जो अभी इंडिया में नहीं बिकती थी, इसे किसी दूसरे देश से मंगवाया गया था। इसके बाद की बात को सुनकर ही मैं हक्का बक्का रह गया था। इस दवाई को लेने के कुछ ही दिन बाद से इंसान के दिमाग की सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, और ऐसे इंसान के दिमाग में किसी भी नई बातों को आसानी से फीड करके उस इंसान से कुछ भी करवाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर असामान्य कार्य करने के लिए लोगों को दिया जाता है। इसे बेचने पर विदेशों में भी बैन है। लेकिन इस तरह की दवाई का मेरे घर में मिलना अपने आप में बड़ा आश्चर्य था। आखिर मेरे घर में इस तरह के दवाई का इस्तेमाल कौन कर रहा था, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। 2 साल पहले तो मनीषा और एक मेड थी, जिसे मैंने मनीषा की मदद के लिए ही रखा था, और उस मेड ने तो हमारे डिवोर्स के बाद ही काम पर आना छोड़ दिया था। और 2 साल से मेरे अलावा इस घर में कोई आया नहीं। किस पर शक किया जाए? मनीषा तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती थी, फिर मेड नहीं। किसी पर शक करना गलत होगा। फिर कौन हो सकता है? अब मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। आखिर क्या राज हो सकता है इस दवाई के पीछे? मैंने अपने दोस्त अजय को फिर सारी बातें बताई। आप तो जानते हो ना मैं कितना परेशान हूँ पिछले कुछ दिनों से। अब ये दवाई मिलने के बाद मैं चैन से सो नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डॉक्टर अजय बोले, ये बात सच में सोचने वाली लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं रिपोर्ट चेंज हो गई हो? मेरा मतलब है इस दवाई की रिपोर्टिंग में ही कुछ मिस्टेक हो। मैंने कहा, ऐसा मुझे भी लगा था, इसलिए मैंने दोबारा भी टेस्ट करवाया था, लेकिन दोनों की बातें कॉमन थी। डॉक्टर अजय बोला, फिर तो पता लगाना ही पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ मिलती ही नहीं है उसका आपके घर में मिलना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी लेती हो? मेरा मतलब है कोई खाने के लिए देता हो उन्हें, आखिर कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना।
अच्छा ये बताओ, ये दवाई कितने दिनों से खुली पड़ी है? ये तो नहीं पता। एक सेकंड, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे डिवोर्स के दिन और इस दवाई के खुले रहने के दिनों का आपस में कनेक्शन है? क्या मैं सही हूँ? डॉक्टर अजय बोले, हाँ मेरा मतलब यही था और ऐसा हो भी सकता है, बशर्ते आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तब। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस दवाई की रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेते ही कुछ दिनों में ये असर करना शुरू कर देता है, और मैंने ही मनीषा को तलाक देने में 2 महीने लगाए थे। अचानक से एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं इस रिश्ते से अलग होना चाहती हूँ, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। मैंने फिर उसे उसके मायके छोड़ दिया, और वो हर रोज मुझसे फ़ोन करके इसीलिए लड़ती थी। और एक दिन उसने खुद तलाक के पेपर्स मेरे घर पर भिजवा दिया। फिर मैं भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। डॉक्टर अजय बोले, आपने पूछा नहीं क्यों अलग होना चाहती थी? उसके बाद उसने मुझसे कभी सही से बात ही नहीं किया था और न ही मेरी बातों का जवाब देना इम्पोर्टेंट समझती थी। रोज रोज के झगड़ों से मैंने उसे आज़ाद कर दिया। उन्होंने शादी कब की? दूसरी 2 दिन बाद ही। किससे? किसी NRI से किया था। छोड़ो न, इन सब बातों से क्या कनेक्शन हो सकता है इसका? कनेक्शन हो सकता है डॉक्टर साहब, एक NRI से शादी करना और बच्चों की तरह माइंड हो जाना, आपकी बातों का परवाह न करना, ये सब तो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। वो ये कि ये दवाई भाभी जी ही ले रही थी, शायद कोई उन्हें खिला रहा होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, आपने कहा आप दोनों के अलावा एक नौकरानी भी थी। हाँ, फिर तो वो मनीषा भाभी के साथ दिन में रहती होंगी। शायद वो ज़रूर जानती होगी मनीषा भाभी दिन में क्या क्या करती थी, या फिर उनसे कौन कौन मिलने आता था। मुझे ऐसा लग रहा है वो इस सब के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानती है। कहीं वो NRI तो नहीं है इन सब के पीछे? अगर ऐसा हो सकता है तो शायद मेड जानती होगी इस सब के बारे में। हाँ, आपको उससे मिलना चाहिए। मैं उसी दिन अपनी मेड से मिलने चला जाता हूँ। मेरे पास उसका आधार कार्ड था, इसी की मदद से मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। वहाँ जाकर पता चलता है कि जिस घर का एड्रेस उस आधार कार्ड पर था वो घर पिछले 2 सालों से खुला ही नहीं था, और वो घर भी विवादित था। लोग किराए पर लेने से भी कतराते थे। मेरा शक और भी बढ़ता जा रहा था। जितना पता लगाने की कोशिश कर रहा था, ये और भी पेचीदा होता जा रहा था। उस आधार कार्ड पर जो नाम था, दरअसल उस नाम की कोई औरत थी ही नहीं। आधार कार्ड भी फर्जी था। आधार कार्ड नंबर से पता चला वो किसी कोमल कुमारी के नाम पर था, और उसका कहना था कि उसका आधार कार्ड एक बार कहीं गिर गया था, इसलिए उसे नया आधार कार्ड निकलवाना पड़ा था। शायद इसी बीच उसने इसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया होगा। मेरी उलझने और बढ़ गई थी। वो कौन औरत थी जो मेरे घर में काम रही थी? शायद उसने अपने लास्ट महीने का पैसा भी नहीं लिया था। मैंने ये सारी बातें जाकर पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था, और अब उसके आधार कार्ड के फोटो के जरिए उसको ढूंढने में जुट गई थी। उमा नाम बताया था उसने अपना, और मुझे लग रहा है ये नाम भी उसका गलत ही होगा। इस केस को सुलझाते सुलझाते मेरी दोस्ती इंस्पेक्टर पुष्पा से हो गई थी। वही इस केस को हैंडल कर रही थी। मैंने इंस्पेक्टर पुष्पा को दवाई के बारे में भी बता दिया। उसके बाद वह मेरे घर की तलाशी लेने भी आई थी। वहां उससे उमा की कई सारी चीजें भी बरामद हुई थी, जिनमें से एक था फैमिली फोटो, जो शायद वो गलती से भूल गई होगी। उसमें से सिर्फ उसकी मां कमला का पता चल पाया था। उनसे पूछताछ करने में भी पुलिस के साथ गया है। उसकी की मां मुझे देखते ही पहचान गई थी। बोली, बेटे आप विशाल हो ना? मैं हैरान था, क्योंकि मैं उस औरत से पहली बार मिल रहा था। उसकी बेटी का नाम सीमा था। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। सीमा की माँ बोली, क्योंकि वो पिछले 8 महीनों से विलायत में रह रही हैं। उसके नए मालिक ने ही उसे भेजा है विदेश, वहाँ उसे 1 साल तक रहना होगा। वो क्या कहते हैं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट बना है उसका 1 साल का, उसके बाद ही वो आ सकती है। इंस्पेक्टर पुष्पा बोली, आपको पता है आपकी बेटी धोखाधड़ी का काम करती है? आप तो माँ है ना, आपको तो ज़रूर बताती होंगी। विदेश में कहाँ रह रही है, कुछ बताया उसने? सीमा की माँ, इतना तो नहीं बताया उसने। मैंने कहा, आंटी जी, जितना भी पता है आपको उसके बारे में हमें बता दीजिए। इस वक्त हमारा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। सीमा की माँ, बेटा जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, और मेरी बेटी बेकसूर है साहब, वो ज़रूर किसी के बहकावे आई होगी। इंस्पेक्टर पुष्पा, अच्छा, इतनी दूध की धुली है तो उसने आपको अपने नए काम के बारे में बताया क्यों नहीं?
आपने पूछा नहीं क्या काम करने के लिए जा रही है वो विदेश? सीमा की माँ बोली, मैंने पूछा था, उसने फिर अपने मालिक से मेरी बात भी करवाई थी। बहुत भले आदमी लग रहे थे, मेरी सीमा को वो अपनी बहन की तरह मानते हैं और मुझे माँ जी कहते थे। और इंस्पेक्टर पुष्पा बोली, और बाकी हम पता लगा लेंगे, उसके मालिक का नंबर और एड्रेस दीजिए हमें, अपने लोगों से कहते हुए तब तक इस घर की तलाशी लो। वहां से निकले के बाद हम लोग सीमा के माँ द्वारा दिए गए एड्रेस पर गए। वहां मुझे फिर से एक झटका लगा। जिनके पास हम गए थे वो और कोई नहीं जिनका मैंने 10 दिन पहले अपने अस्पताल में इलाज किया था, वो वही आदमी था, यानी कि मनीषा का दूसरा पति अशोक। उसे वहां देखकर मैं समझ गया था कि इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश है जिससे मैं अनजान था। इंस्पेक्टर पुष्पा ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। उससे पूछने पर पता चला कि सीमा की माँ झूठ बोल रही थी। वह सीमा का नाम सुनते ही सीधा मुकर गया। मैं किसी सीमा को नहीं जानता। हम सब इस केस में उलझते जा रहे थे। अशोक मुझे देखते ही पहचान गया था। उसे बस इतना पता था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन शायद वो बस इतना ही जानता था। इंस्पेक्टर ने सीमा के पूरे घर की तलाशी भी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। वहां से जाने के बाद मैं मायूस होकर अपने घर चला गया। जाते समय इंस्पेक्टर पुष्पा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो जल्द इसका पता लगा लेगी। मैं घर में जाकर व्हीलचेयर पर बैठ गया। सोच रहा था कि कैसे इस राज से पर्दा उठेगा। हर सबूत पर एक राज लग रहा है। क्या हो सकता है इस सब के पीछे? क्या मनीषा के मौत के पीछे किसी का हाथ तो नहीं? लेकिन होगा भी तो कौन कर सकता है? मनीषा के साथ तो अशोक भी रह रहा था। कहीं अशोक का कोई दुश्मन तो नहीं? लेकिन वो मेडिसिन तो मनीषा की तरफ इशारे कर रहे हैं। एक बार ये प्रूफ हो जाए कि वो मेडिसिन मनीषा ही ले रही थी तो आधा केस हैंडल हो जाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? इन सब का आंसर बुआ जी ही दे सकती हैं। मनीषा की फेवरेट बुआ, जो मुझे भी अपने बेटे से बढ़कर मानती थी, वही मेरी उलझनों को आसान कर सकती हैं। मैं अपने घर से निकलकर बुआ जी के घर गया। ये बात इंस्पेक्टर पुष्पा नहीं जानती थी और ना ही मैंने उनको बताना उचित समझा। बुआ जी मुझे अपने गार्डन में ही मिल गई थी। मुझे देखकर वो शायद शॉक रह गई थी। बेटा, आप यहाँ? बुआ जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस समय आप ही हैं जो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकती हैं और आप ही मुझे रास्ता दिखा सकती हैं। बुआ मुस्कुराते हुए, आओ बेटा अंदर चलो। बुआ जी, मेरे सामने बहुत सारी उलझने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कैसे करूं। मैंने बुआ जी को सारी बातें बताने लगा। बुआ जी, इन सब की वजह से मैं एक पल भी चैन से सो नहीं पा रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। बुआ, क्या नाम बताया? सीमा। नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। बेटा, मैं मनीषा के इस फैसले के हमेशा खिलाफ रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो उस RI से शादी करे। पता नहीं वो क्यों मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह करना चाहता था। कितनी खुश थी वो तुम्हारे साथ, कितना प्यार करती थी वो तुमसे। उस RI ने आखिर मेरी बच्ची की जान ले ही ली। बुआ ने अपने नम आंखों को छुपाते हुए अपनी बातों को खत्म किया। बुआ जी, आप अशोक को जानती है? बुआ, हाँ, वो भैया के ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड का बेटा है। मनीषा को बचपन से जानता था और शायद पसंद भी करता था। मनीषा ये बात नहीं जानती थी क्योंकि वह तुम दोनों की शादी के कुछ ही महीनों बाद भैया से मनीषा के हाथ मांगने आया था। भैया ने तुम दोनों की शादी को कभी माना ही नहीं था। उस समय उन्होंने उसे क्या कहा पता नहीं, लेकिन वो मनीषा से मिलने की पूरी कोशिश करता रहता था। मुझसे भी कई बार पूछा उसने, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। लेकिन अब मुझे समझ आया कि मनीषा ने उससे शादी के लिए हाँ कैसे किया होगा। बुआ जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था और न ही मनीषा ने कभी उसके बारे में जिक्र किया था मेरे सामने। वो बोली, कभी लगा ही नहीं था कि वो कमीना इस तरह की हरकत कर सकता था एक शादीशुदा के लिए। घिन आती है मुझे इस तरह के आदमियों से। मेरी आंखों के नीचे ही इतना कुछ चल रहा था, ये सब मैं कैसे नहीं देख पाया। दीवार पर जोर से मारते हुए, बेटा संभालो अपने आप को। अरे कैसे संभालूं? मैं कैसे अपनी मनीषा को नहीं पहचान पाया? कैसे मैंने उस पर शक किया? बुआ जी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा उसकी। मैं उस अशोक को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी जिंदगी तबाह की है ना, अब मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। रोको बेटा, अपना ख्याल रखना। उसे सजा दिलाने में कहीं ऐसी वैसी हरकत नहीं करना कि आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाए। हंसते हुए, अब कौन सी प्रॉब्लम बची हुई है मेरे लिए? मैं वहां से लौटकर इंस्पेक्टर पुष्पा को सारी बातें बताते हैं। सबूत न होने की वजह से इंस्पेक्टर पुष्पा विक्की को अरेस्ट भी नहीं कर सकती थी, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मुझे यकीन दिलाती है कि जल्द ही सारा सबूत इकट्ठा करके वो अशोक को गिरफ्तार कर लेगी। बुआ जी की बातें सुनने के बाद
अब खुद को मनीषा का गुनहगार समझने लगा था। मैंने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तभी मैंने उसका साथ छोड़ दिया था। कैसे नहीं पढ़ पाया उसके चेहरे को, जो मुझसे इतना प्यार करती थी। दुनिया की ताकत मेरे मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती थी जो हमारे रिश्ते को तोड़ सके। बेवफाई तो मैंने किया उसके साथ, जो उसे समझ नहीं सका। अगले दिन मैं सीमा को ढूंढने के लिए लंदन जाने का फैसला करते हैं। इंस्पेक्टर पुष्पा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इंस्पेक्टर पुष्पा खुफिया तरीके से सीमा का एड्रेस निकाल लेती है और दोनों उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे पूछने पर वो सारी सच्चाई बता देती हैं। अशोक ने ही उसकी पहचान छुपाने के लिए किसी दूसरे के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। उसने उसे मनीषा की खास देखरेख के लिए ही मेरे घर पर भेजा था, ताकि वो मनीषा को समय समय पर वो दवाई देती रहे। अशोक ने जितने पैसे देने का वादा किया था उसने उसे दिया नहीं था, और मनीषा से शादी करने से पहले ही अशोक ने उसे विदेश भेज दिया था। और जब भी वो पैसे मांगती थी तो अशोक उसके वीजे का समय बढ़वा देता था और पासपोर्ट न देने की धमकी भी देता रहता था। इंस्पेक्टर पुष्पा उसके सारे बयान को दर्ज कर लेती है और उसे वहां से इंडिया ले आती है। सीमा के सारे बयान सुनने के बाद अशोक पर कई सारे केस लग गए थे और सीमा को भी उसके साथ लंबे समय के लिए जेल में बंद कर दिया गया। मैं इंस्पेक्टर पुष्पा को थैंक्स कहकर अपने घर चला आता हूँ। जब मैं अपने घर में कदम रखता हूँ तो उसे चारों ओर हल्की हल्की खुशबू महसूस होती है, और उस खुशबू में ऐसा नशा होता है कि मैं अपने सोफे पर बैठते ही उसमें लीन हो जाता हूँ और वहीं पर बैठे बैठे सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह मेरे घर का बेल बजता है। मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ तो इंस्पेक्टर पुष्पा मुझे गले लगाते हुए बर्थडे विश करती है और अपना गिफ्ट मेरे तरफ बढ़ाती है। मैं उसे घर के अंदर ले गया, अपने हाथों से बनाकर कॉफी पिलाया और मैंने तहे दिल से उनका धन्यवाद प्रकट किया। आपका लाइक और सब्सक्राइब इक्वल्स हमारा इनाम।